अगर आप कभी इंडिया के बाहर गए होंगे या बाहर की कंट्री की कोई वीडियो देखी होगी तो आपको लगता होगा कि इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ में कितना डिफरेंस है। बाहर की कंट्रीज़ कितनी वेल डेवलप्ड और रिच दिखती हैं, लेकिन न्यूज़ में हमेशा यही देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ते जा रही है। इंडिया अब फ्रांस, यूके, जापान को सरपास करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। फोर्थ लार्जेस्ट चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पर क्या इंडिया की सिटीज़ फ्रांस, यूके, जापान की सिटीज़ की तरह डेवलप्ड है? क्या इस बढ़ती हुई जीडीपी के साथ एक एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है? क्या इंडियंस की अर्निंग या इनकम भी बढ़ रही है? जीडीपी तो $4 ट्रिलियन मार्क तक पहुंच गई है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा, जिससे एक कंट्री के सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है, जिससे पता चलता है कि एक कंट्री मिडिल इनकम, लो इनकम कंट्री है या हाई इनकम कंट्री है, इसके बारे में क्यों नहीं कहीं भी बात की जाती? एक साइड है एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियंस, 4-5%, जो प्रॉस्परस लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, लग्जरी कार अफोर्ड कर सकते हैं, बाली, लंदन, दुबई में वेकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी साइड है वो इंडियंस जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं और अपनी सैलरी, अपनी इनकम से मंथली एक्सपेंसेस भी मुश्किल से ही निकाल पाते हैं। आज इस वीडियो में जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये एक कंट्री के हर सिटीजन को इफेक्ट करते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। रिसेंटली इंडिया ने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क टच किया। जीडीपी के हिसाब से रैंकिंग देखें तो इंडिया अब फ्रांस, यूके, जापान से आगे निकल के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और ये एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारे लिए। पर जब हम जीडीपी पर कैपिटा को देखते हैं, जीडीपी पर कैपिटा जिससे एस्टिमेट किया जाता है कि एक एवरेज सिटीजन, एक एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एक कंट्री की वेल्थ के पीछे सभी सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन है या कंट्री की वेल्थ सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है, तो जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग इंडिया को अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $2900 पर सिटीजन है, साल के अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज़। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि एक डेवलप्ड नेशन बनने की रेस में कहीं हम मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ तो नहीं बन रहे जिन्होंने एक टाइम पे एक रैपिड राइज देखा, पर फिर कुछ सालों बाद ये कंट्रीज़ एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बस एक चीप लेबर का ऑप्शन बन के रह गए। या हमें साउथ कोरिया, जापान जैसे कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेनी है जिन्होंने रैपिडली राइज भी किया, कंटिन्यूस ग्रोथ भी की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया, एजुकेशन और इनोवेशन पे फोकस किया और इस सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने में भी सक्सेसफुल रहे। ये कंट्रीज़ लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ नहीं हैं, ये कंट्रीज़ हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में जीडीपी पर कैपिटा करेंटली $34,000 पर सिटीजन है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से इन कंट्रीज़ में एक एवरेज सिटीजन 29 लाख रुपीज़ अर्न करता है साल के। क्या डिफरेंस है उन कंट्रीज़ में जो रैपिड ग्रोथ पीरियड को मेंटेन कर पाते हैं, उस ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाते हैं? क्या डिफरेंस है उन कंट्रीज़ में जहां जीडीपी के साथ साथ जीडीपी पर कैपिटा में भी ग्रोथ विजिबल होती है? ये सब समझने के लिए हमें समझना होगा जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये एक कंट्री के हर सिटीजन को इफेक्ट करते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक कंट्री में प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। एक एग्जांपल देखिए, सपोज इंडिया में 100 फैक्ट्रीज हैं और 100 सर्विस सेंटर्स हैं। हर फैक्ट्री 1 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो 100 फैक्ट्रीज के टोटल गुड्स की वैल्यू हो गई 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, ये हो गया 100 करोड़। ऐसे ही 100 सर्विस सेंटर्स हैं जो डिफरेंट तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हर सर्विस सेंटर ने 1 करोड़ के सर्विसेज प्रोवाइड की, तो 100 सर्विस सेंटर्स ने टोटल 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड की। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हुई फैक्ट्री से 100 करोड़ के गुड्स और सर्विस सेंटर से 100 करोड़ की सर्विसेज, टोटल वैल्यू हो गई 200 करोड़। इस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन 1 ईयर को कहते हैं जीडीपी। और जीडीपी पर कैपिटा होता है कंट्री की जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, 2 हाउसेस हैं, हाउस ए और हाउस बी। हाउस ए में 10 फैमिली मेम्बर्स हैं और हाउस बी में सिर्फ 2 फैमिली मेम्बर्स हैं। हाउस ए की टोटल इनकम है 10 लाख रुपीज़, हाउस बी की टोटल इनकम है 5 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा हाउस ज़्यादा रिच है, और यही डिफरेंस है जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा में। इस एग्जाम्पल में हाउस ए की टोटल इनकम या जीडीपी है 10 लाख रुपीज़,
ये 10 लाख रुपीस जीडीपी बना है 10 मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से। हाउस ए का जीडीपी पर कैपिटा है 1 लाख रुपीस और हाउस बी की टोटल इनकम या जीडीपी जो 5 लाख रुपीस है, पर ये 5 लाख रुपीस जीडीपी बना है सिर्फ 2 मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से। और पर मेंबर शेयर या जीडीपी पर कैपिटा होगा 5 लाख रुपीस कंट्रीब्यूटेड बाय 2 मेंबर्स, 2.5 लाख रुपीस पर मेंबर। हाउस ए की टोटल इनकम 10 लाख रुपीस, ये डबल है हाउस बी की 5 लाख रुपीस इनकम से। फिर भी हाउस ए उतना रिस्क नहीं फील कर पाएगा या उतना अच्छा लाइफस्टाइल और सेविंग नहीं एंजॉय कर पाएगा जितना हाउस बी कर पाएगा। हाउस बी के 2 मेंबर्स ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं हाउस ए के 10 मेंबर्स से। तो जब इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, वर्ल्ड की 196 कंट्रीज में से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत इंस्टेबिलिटी थी। इंडिया ने एक बहुत लो लेवल से राइज किया है। अगर हम नंबर्स देखें तो 1960s में इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ $37 बिलियन थी। उसके बाद 2007 में हम फर्स्ट टाइम एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 55 to 60 ईयर्स लगे और इसके बाद $1 ट्रिलियन से मोर देन $4 ट्रिलियन तक की जर्नी हमने सिर्फ 20 ईयर्स में ट्रैवल की है। पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा की रैंक देखें तो इंडिया अभी बहुत पीछे है। करेंटली 2025 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ $2,900, एक साल में एवरेज 2.5 लाख इंडियन रुपीस। जबकि जापान, जिसे सरपास करके इंडिया 4th रैंक पे आया है, उसका जीडीपी पर कैपिटा है ऑलमोस्ट $34,000 पर सिटीजन, एक साल में एवरेज 29 लाख इंडियन रुपीस पर सिटीजन। इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीवमेंट के आगे हम 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं। एक डायरेक्शन है जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील चला। इन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी, पर एक पॉइंट पे आके वो अटक गए, एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए और वर्ल्ड के लिए बस एक चीप लेबर वाली कंट्री बन के रह गए। और दूसरा डायरेक्शन है जिसमें मलेशिया, जापान चले। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के हेवी लॉसेस के बाद एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया। कुछ ही डेकेड्स में एक वॉर अफेक्टेड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ गए। जीडीपी के साथ जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत इंप्रेसिव तरीके से ग्रो किया। क्या वो डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से इंडोनेशिया, ब्राज़ील एक पॉइंट के बाद आके अटक गए, पर जापान की जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी पर कैपिटा की ग्रोथ कंटिन्यूड रही? कैसे एक कंट्री के लीडर्स और सिटीजन्स अफेक्ट करते हैं उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये सब बहुत इजीली समझ सकते हैं ब्राज़ील और जापान की केस स्टडीज से। 1990s में ब्राज़ील में इंस्टेबिलिटी पीक पे थी। हाइपर इन्फ्लेशन ने लोगों की सेविंग्स को ख़त्म कर दिया था। 1993 में इन्फ्लेशन रेट 2477% तक पहुंच गया था। कंट्री की जीडीपी के कंपैरिजन में कंट्री का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन ख़राब थी, रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, हाउसिंग सिस्टम आउटडेटेड हो चुके थे। एजुकेशन सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम्स थी, सिटीजन एनरोलमेंट कम था, क्वालिटी और एक्सेस टू एजुकेशन में सिवियर इनइक्वालिटी थी। और फिर 1994 से शुरू होता है ब्राज़ील का ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आपको बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगी इंडिया की रीसेंट डेवलपमेंट और पॉलिसीज के साथ। फर्स्ट, ब्राज़ील ने रियल प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका टारगेट था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कंट्री पे जो कर्जा बढ़ा हुआ था उसे सिस्टमैटिकली कम करने पे फोकस किया गया। सेकेंडली, ब्राज़ील ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना शुरू किया। 2001 में ब्राज़ील के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थे $16 बिलियन और 2010 तक $62 बिलियन हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 400% का इंक्रीज। थर्ड, ब्राज़ील ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स इंप्रूव करना शुरू किया जैसे इंडिया में भी किया जा रहा है। सिटीज़ और रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए एक के बाद एक हाईवेज बनाने शुरू किए जैसा रिसेंटली इंडिया में भी किया जा रहा है। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जिससे सिटीजन का एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ और इलिटरेसी रेट कम होने लगा। सिमिलर एजुकेशन पे फोकस इंडिया में भी किया जा रहा है और इन सब इन्वेस्टमेंट्स और रिफॉर्म से एक इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 1994 में ब्राज़ील की जीडीपी थी अराउंड $500 बिलियन और 2011 तक ये इंक्रीज होकर पहुंच गई $2600 बिलियन तक, ऑलमोस्ट 500% का इंक्रीज 15 ईयर्स में। और यही ग्रोथ जीडीपी पर कैपिटा में भी विजिबल था। 1994 में जीडीपी पर कैपिटा थी अराउंड $3300 और 2011 तक जीडीपी पर कैपिटा पहुंच जाती है $13,000 पर सिटीजन तक, 15 ईयर्स में 400% का इंक्रीज। पर यहाँ से एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। इन 15 ईयर्स की ग्रोथ के बाद ब्राज़ील स्टक हो जाता है
इनका प्रोग्रेस अनस्टेबल हो जाता है, इनका जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा दोनों ड्रॉप होने लगते हैं। और यहाँ रिक्वायरमेंट आती है जापान से सीखने की, जिसने न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया, ग्रो किया, पर उस ग्रोथ को मेंटेन भी किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 40% इंडस्ट्रियल प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए थे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी सिर्फ 28 से 30% बची थी। कंट्री पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पूरी कंट्री में पॉवर्टी स्प्रेड हो गई थी और फूड की शॉर्टेज हो गई थी। और फिर 1946 से शुरू होता है जापान की रिकवरी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को मिलिट्री एक्सपैंड करने पर रोक लगा दी गई थी, पर जापान ने इस प्रॉब्लम को ही अपना सबसे बड़ा एडवांटेज बनाया अपने रिवाइवल के लिए। जो इन्वेस्टमेंट जापान मिलिट्री एक्सपैंड करने पे करता, वो इन्वेस्टमेंट उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील, केमिकल्स और हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज को बिल्ड और एक्सपैंड करने पे किया। मिड 1950s तक इन्होंने प्रोडक्शन लेवल को प्री वॉर लेवल्स तक मैच कर दिया। 1953 से 1965 के बीच इनकी जीडीपी एवरेज 9% पर ईयर से ग्रो करने लगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स बहुत स्पीड से ग्रो हुए। इन सेक्टर्स में इनकी मोर देन 41% लेबर फोर्स एम्प्लॉयड थी और सिर्फ 26% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी। जहां ब्राजील की ग्रोथ में मेजर पार्ट आया था एग्रीकल्चर सेक्टर से, जापान के लिए ग्रोथ में मेजर रोल रहा हैवी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स, सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज का। इन सेक्टर्स में जापान गवर्नमेंट ने हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए और एज अ रिजल्ट कुछ की कंपनीज इमर्ज हुए इस एरा में। टोयोटा, सोनी, निप्पॉन, हिताची, मित्सुबिशी, जिन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स प्रोड्यूस किए बट R&D और इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज पे भी साइड बाय साइड फोकस करते रहे, जिसकी वजह से ये कंपनीज इंटरनेशनली बिजनेस एक्सपैंड कर पाए और जापानीज इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर्स बने। ये ग्राफ्स देखिए, 1960s में जापान की जीडीपी थी $47.42 बिलियन और सिर्फ 20 इयर्स में ये पहुंच जाती है $1.1 ट्रिलियन तक, ऑलमोस्ट 2500% की ग्रोथ। और यही ग्रोथ जीडीपी पर कैपिटा में भी विजिबल है। 1960s में जीडीपी पर कैपिटा होता है सिर्फ $500 और 1980s तक ये पहुंच जाता है $9600 पर सिटीजन तक। और ये ग्रोथ भी जापान ने बहुत अच्छे से चैनलाइज की आने वाली जनरेशन के लिए। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे ही नहीं पर हायर एजुकेशन पे भी फोकस किया गया। 1960s में जापान में मेजर टेक्निकल और रिसर्च यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई, जिसकी वजह से 250% ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मिले जापान को। इस डिसिप्लिन्ड, लिटरेट और टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स ने जापान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ओवर ईयर्स और स्ट्रॉन्ग बनाया। जापान ने एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के साथ ग्रो किया, जहां गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया बिजनेसेस को, क्रेडिट प्रोवाइड करके, टैक्स ब्रेक्स और इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, एजुकेशन सिस्टम को भी रेगुलरली अपग्रेड करके। कंपनीज ने इस हाई ग्रोथ पीरियड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन को प्रायोरिटी पे रखा, जिससे वो इंटरनेशनली कम्पीट कर पाए। जहां ब्राजील के लिए एग्रीकल्चर से मेजर ग्रोथ हुई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था, वहीं जापान ने हायर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेस बनाया अपनी रिवाइवल के लिए। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट करने पे फोकस किया, जहां ब्राजील का मेजर पोर्शन ऑफ लेबर यूज किया गया एग्रीकल्चर तैयार करने पे। जापान की लेबर फोर्स इन्वॉल्व थी फैक्ट्रीज में हायर वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स प्रोड्यूस करने में। जहां ब्राजील प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके रुक गया, जापान जैसे जैसे रिवाइव करता रहा, इकोनॉमी ग्रो होने लगी, इन्होंने हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया। जहां ब्राजील में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सिटीजन्स अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, जापान के सिटीजन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रक्शन के बाद डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क और मॉरल वैल्यूज को इंटीग्रेट किया। चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो या एजुकेशन पॉलिसी, जापान के सभी रिफॉर्म्स ने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, ऐसा रिवाइवल किया, जिसे जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से जाना जाता है।